सामने वालों को तो आवाज, कैमरा और स्क्रीन तीनों चीजें नजर आ रही है, कैमरा भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो कल घर जाके कुछ नहीं पढ़ा, अय्याशी की, रिलैक्स, बस समझ आ गया। कोटा चाय वाले के पास से गुजर के तेरा भी मैं काम करता हूँ, मैं जाना थोड़ा सा पढ़ लूँ, जाना फिर मैं आता हूँ, मैं ब्रांडेड तरीके से आऊंगा। तो बिजनेस सीखेंगे, फाइनेंस सीखेंगे तो चीज आगे बढ़ेंगी, अपनी फर्म के लिए भी काम आएगा और जॉब करते हुए भी। क्योंकि जेन्युइनली ये बात है, मैं कभी भी कहीं जाता हूँ, अभी कुछ अर्से पहले दुबई में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ दुबई है, वो पता नहीं उनको क्या जोश चढ़ा, मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे बुला लिया। उन्हें लगा कि ये जो है ना तकरीरें शकरीरें कर रहा है तो शायद ये अच्छी बातें करता हो, तो उन्होंने बुला लिया। मैं ठीक है, पर पहुंच जाते हैं। तो वहां पे भी बहुत सारे पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स थे और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, वहां उनसे मुलाकात हुई तो एक चीज बड़ी साफ नजर आई कि वो बड़े दुखी थे इस बात पे। कहते हैं कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम नहीं आता, उसे बोलना बड़ा अच्छा आता है। उनके ACCA जो है उसका ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होता, लेकिन वो प्रेजेंट अच्छा कर लेता है अपने आप को। तो उसने कहा हम पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या पाकिस्तानी फाइनलिस्ट जो है वो काम ज्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा क्रेडिट ले जाता है कोई अंग्रेज या कोई इंडियन, क्योंकि उसे बोलना अच्छा आता है। तो एक खास लेवल पे जाके कम्युनिकेशन बड़ी जरूरी हो जाती है। एक खास लेवल पे जाके बड़ा जरूरी हो जाता है कि आप नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट से या नॉर्मल अकाउंटेंट से कितना डिफरेंट है। वही वाली बात कि अगर वो मीटिंग में 5 बंदे बैठे हुए हैं और 4 बंदे खामोश हैं और 5वां कहते हैं जी मैं अगर कहूँ, अगर एक मशवरा दूं, अगर हम ऐसे ऐसे इस तरह से कर लें तो आप क्या कहते हैं, तो ऑब्वियसली वो ओनर्स की नजर में भी आता है, डायरेक्टर्स की नजर में भी आता है। ऐसे बंदे को हमेशा ज्यादा चांसेस मिलते हैं जो आगे बढ़ के रिस्क लेना चाहता है, और जो सिर्फ बैकडोर अकाउंटेंट बने रहते हैं, ठंडे अपना काम किया, और अक्सर वो खुद ही अपने आप से खुश हो रहे होते हैं कि मैं एक ईमानदार एम्प्लॉई हूँ और मुझे जो काम मिलता है मैं बहुत अच्छा करता हूँ, और पता नहीं मुझे ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही, पता नहीं क्यों मुझे ज्यादा, और क्यों नहीं ओनर्स को नजर आ रहा। बात यह कि ओनर ने ध्यान थोड़ी करना है, आप अपनी लाइफ के बारे में तो आप बहुत जानते हैं, आप हर दिन जितना काम कर रहे होते हैं आप सोच रहे होते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला बंदा भी ये देखे कि भाई ये बंदा कितनी पेन ले रहा है, वो नहीं देखता, दिखाना पड़ता है। ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली टीचिंग जैसे मुकद्दस प्रोफेशन के अंदर भी कॉलेजेस को टीचर्स की वीडियोस डालनी पड़ रही होती है प्रेजेंट करने के लिए कि हाँ हम कुछ करें। इवन इस्लामिक जो मुख्तलिफ इदारे होते हैं, इवन मदद करने वाले जो इदारे होते हैं, अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो बहुत काम करती है, लेकिन अगर वो फेसबुक पे ना डाले तो लोग उनको डोनेशन देना कम हो जाते हैं, क्या यार इन्होंने कब काम किया है। तो ना सिर्फ काम करना पड़ता है बल्कि काम दिखाना भी पड़ता है। तो दुनिया में यही चल रहा है, आपने काम करना भी और काम प्रेजेंट भी करना है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट और इसके साथ कम्युनिकेशन, ये जो PPE है ना, ईमानदारी से किया गया PPE प्रॉपर वाला, वो आपको बड़ा एलिवेट कर देता है और आप एक नॉर्मल अकाउंटेंट से डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो बस ये लाइफ में हमेशा ध्यान में रखना है कि हमने सिर्फ पेपर पास किया हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना, हमने एक स्किल वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। वो फिर उसे कोई नहीं रोकता, वो बड़ा तेजी से आगे जाता है। वरना मैंने देखा है लोगों ने पूरे कैरियर एक कंपनी में भी गुजारे हैं, और लोग ऐसे हैं कि फाइनलिस्ट हैं और पकड़े ही नहीं जा रहे। तो होपफुली ये वाली बात जो है ना वो साथ साथ वही होगी। BIA में ये मुझे बहुत मौका मिलता है कि इस तरह की बातें की जाएं, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट की डायमेंशन है वो भी बातें करने वाली है। जनरल बातें करनी है, माहौल की बात करनी है, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब ये आप आखिरी स्टेज पे हैं, यहाँ से जब निकल के जाएं मार्केट में, तो कम से कम ये वाला फ्लेवर हो। तो इस वक्त इस सब्जेक्ट में शेयरिंग पे आके पढ़ाने के पीछे मेरी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि हमारे बच्चे जब निकले तो कम से कम कुछ ना कुछ दुनियादारी भी उनके लिए जरूरी है। और हवेस की मैं बात नहीं कर रहा, बस इतनी दुनियादारी कि आपको काम करना आता हो, काम दिखाना आता हो, और आपको पता हो कि एक बिजनेस को कैसे लेके चला जाता है। तो कहानी हमने शुरू करनी है। कल आपको पेपर का पैटर्न समझ आया। अब इस पेपर की 4 ग्रेड्स हैं, जिनमें से 2 ग्रेड्स फाइनेंस की साइड पे और 2 ग्रेड मैनेजरियल साइड पे हैं। मैनेजरियल साइड पे एक नई ग्रेड 10 से 15 नंबर की ऐड हुई है, और ट्रेडिशनली मैनेजरियल साइड पे औसतन 40, 42, 43 नंबर आ रहा था। तो ये ग्रेड ऐड होने के बाद वी कैन सेफली से कि तकरीबन 47 से 50 के दरमियान, शायद 50 से ऊपर नहीं जाएंगे। जो मुझे लग रहा है वो ये है कि फिर भी 1-2 नंबर हो सकता है वेटेज दूसरी तरफ, या बराबर कर देंगे, या एक आध नंबर फाइनेंस की साइड का ज्यादा रखेंगे। लेकिन अब मैनेजरियल किसी भी हवाले से 45-46 से कम का तो पेपर नहीं है। तो ये तकरीबन आप इसको हाफ पेपर काउंट करके, और इसको बस वो इज्जत, इसकी जो ड्यू इज्जत है वो देनी है। और पहले यही होता था कि थ्योरी फिर न्यूमेरिकल, फिर थ्योरी फिर न्यूमेरिकल, तो ऐसे में आप न्यूमेरिकल की तरफ ज्यादा रहते थे। अब डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं
तो मैंने आपको कहा था कि हमारी कोशिश होगी कि हम थोड़ा सा तेज चलें और हम अपना सिस्टमेटिक पर वीक एक एक बड़ा चैप्टर, और अगर छोटे चैप्टर आ गए, कुछ 2-2 सफे और टाइप के भी चैप्टर हैं, वो एक वीक में हम 2 भी कर सकते हैं। और हर वीक शुड एंड विद द टेस्ट जिसमें आप राइटिंग करें, और हर मंडे को मैं फिर उसको एक्सप्लेन करूं, हम इंशाल्लाह आगे बढ़ रहे हो। तो इंशाल्लाह मजा आएगा। कोई सवाल हमारे पैटर्न से रिलेटेड, कोई कंफ्यूजन, या शुरू कर दें पढ़ना? पक्का? ठीक है जी। कहानी शुरू होती है मार्केट से। कस्टमर और मार्केट, ये मार्केट किसे कहते हैं? जहां बाइंग और सेलिंग हो। तो क्या ये एक फिजिकल ऐसी जगह हो जहां बहुत सारी दुकानें हो, बस उसी को मार्केट कहेंगे? मार्केट की कोई सी 5 यूनिक किस्म की शक्लें आप मुझे बता सकते हैं, और हर शक्ल दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर एक ऐसी मार्केट है जो जहां इंसान है ही नहीं, कुछ वेबसाइट्स पे, कुछ एप्स के थ्रू लोग जा रहे हैं और वहां पे बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। एक यूनिक किस्म आपने मुझे बताई ऑनलाइन स्टोर जी। रेफरल मार्केटिंग, एक बंदा दूसरे को रेफर करता है, दूसरा तीसरे को रेफर करता है, तो वहां मार्केटिंग हो रही होती है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि मार्केट इज अ प्लेस जहां पे बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, बाइंग और सेलिंग किसी गुड या सर्विस की हो रही है। तो एक आपने कहा ऑनलाइन मार्केट प्लेस। स्टॉक एक्सचेंज भी एक यूनिक किस्म की मार्केट है कि एक जगह सारे लोग मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर्स खरीदने आए हुए हैं। फिर अगेन फिजिकल मार्केट जो ट्रेडिशनल मार्केट होती है कि दुकानें हैं, सब्जी मार्केट, फल मार्केट, इसकी गाड़ियों की मार्केट हो गई, इसकी फर्नीचर की मार्केट हो गई, अलग अलग तरह की, ये 3 तरह की हो गई। ऑनलाइन में भी अगर कोई हेल्प करना चाहे। हाँ जी, और कोई खास आपके यहाँ सब इस तरह की मार्केट? ये वो मार्केट है जो हमने अभी इन गुड सर्विसेज में अभी तक नहीं देखी। जहाँ बैटिंग होती है, जहाँ वो होता है कि लोग बोलियां लगाते हैं, जहाँ ऑक्शंस होती हैं। तो यस, ये भी एक डिफरेंट तरह की मार्केट है जहाँ अलग अलग लोग अलग अलग चीज के लिए ऑक्शन लगाते हैं। एक बंदा ऑक्शनियर बता रहा होता है कि इस चीज का ये रेट है, इस चीज का ये रेट। और मार्केट जी, फ्रीलांस अपनी सर्विसेज की एक मार्केट लेके चल रहे हैं। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जनूबी एशियाई कंट्रीज में सस्ता लोग बैठे हुए हैं जो कम डॉलर्स में भी काम कर सकते हैं। और यूरोप साइड, अमेरिका साइड, वहां पे लोग काम करने के बहुत पैसे लेते हैं। जो आप एग्जांपल नहीं देते कॉस्ट में कि 10 पाउंड या $10 पर आवर और इस तरह से करके, या पाकिस्तानी में उसको ₹10 पर आवर कर दिया होता है। तो बाहर पेट्रोल पंप पे भी अगर एक बंदा खड़ा हो रहा है तो वो पता लगेगा जी $15 पर आवर ले रहा होगा। पाकिस्तानी 4,500 रुपए से तो ऊपर ले जाएगा वो भाई साहब। तो ये तो 1 घंटे क्या, अगर वो 8 घंटे खड़े हो गया वहां, तो इधर तो महीने की तनख्वाहें चली जाएंगी पूरी। तो वहां पे लेबर बड़ा महंगा है। तो वो वाली सर्विसेज जिसके लिए फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है, वो बहुत रिलाई करना शुरू हो गए हैं जनूबी एशिया की मार्केट्स पे। तो जनूबी एशिया में सेलर ऑफ सर्विसेज मौजूद हैं सस्ते में। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी को डेबिट क्रेडिट आता है और एंट्रियां करनी आती हैं, और अमेरिका में एक बंदे ने एक फजूल सा बोर सा काम करवाना है कि जी एक लंबी चौड़ी शीट है और उसको डेबिट क्रेडिट पे एंट्रियां करनी है, और 5 दिन का तकलीफ दे काम है। वो वहां जब किसी को कहेगा, वो कहेगा जी मैं पर आवर $20 लूंगा। वो आपको कहेगा, आप कहेंगे मैं $5 पर आवर लूंगा। आपको 5 भी बारे में $5 का क्या मतलब हुआ? कैलकुलेटर तो आपके तेज चलते हैं। 1400 के करीब। तो 1400 रुपए फी घंटा। तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ फर्ज करें आपने 3 घंटे काम किया दिन में, ये कितने बन गए? 4200 छोड़ देते हैं, ऊपर का 200 छोड़ देते हैं, 4000 बन गए। महीने में आप सैटरडे संडे भी ऑफ कर लें, कोई मसला नहीं, चिल करें, पढ़ाई भी तो करनी है। 22 दिन काम करें, 4000 को 22 से भी मल्टीप्लाई करना आता है आपको, 88,000। 2 आवर्स अ डे, 2 आवर्स नहीं 3 आवर्स अ डे या 2.5 आवर्स अ डे, ओनली वर्किंग डेज। और एक स्टूडेंट लेवल का बंदा 88,000 पर मंथ अर्न कर ले। बट कौन करेगा? नंबर 1 जिसको वो स्किल आती होगी, नंबर 2 जिसे बेचना आता होगा। अब मार्केट तो बनी हुई है, पूरी दुनिया इस वक्त एक मार्केट बन गई है। अब
कहीं से भी कोई भी बंदा कहीं से किसी भी बंदे से कोई भी चीज खरीद सकता है। आप यहाँ बैठे बैठे अमेज़न से चीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। सर्विसेज भी इसी तरह से हैं। तो इंटरनेशनली बहुत सारी मार्केट्स बन गई हैं, फ्रीलांसिंग की मार्केट्स। पता लगा जी ये फ्रीलांस वेबसाइट है, ये फाइवर वेबसाइट है, ये अपवर्क वेबसाइट है, ये स्टूडेंट लांस वेबसाइट है। इन वेबसाइट्स पे जिसको काम चाहिए वो भी आके काम डालता है कि ये काम मुझे चाहिए, इतना मेरा बजट है। और जिसको काम करना है वो भी अपनी प्रोफाइल लेके पहुंचा हुआ होता है, जी मैं काम सस्ते में कर दूंगा। फिर उनका आपस में कंपटीशन चल रहा होता है। और मजे की बात है कि कई दफा 10 लोगों ने एक साथ अप्लाई किया, तो उसको क्या पता, वो तो 10 से नहीं मिला। आप में स्किल है या नहीं है उसको पता कैसे जज होगा? आपकी लिखाई से। आप तो सामने पहुंचे ही नहीं ना, आपने तो आज तक कभी काम करके दिया ही नहीं। तो 10 लोगों ने जब इकट्ठे अप्लाई किया है कि मुझे ये काम चाहिए, तो उन 10 में से जिसको बेचना आता है, जिसको कवर लेटर लिखना आता है, जिसको कम्युनिकेट करना आता है, उसको मिल जाएगी जॉब। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छी सेलिंग आती है, कई दफा वो सेलिंग कर देते हैं और फिर चीज मिल जाती है, फिर किसी से करवा लेते हैं। कुछ ऐसे भी चैंपियन है, काम नहीं आता, बातें बड़ी आती हैं। वहां पे काम पकड़ेंगे 1400 रुपए पर आवर का, अपने यार दोस्त से कहेंगे यार तू फिर वेला बैठा रहता है, मैं सोचा को 500 रुपए पर आवर तुझे काम दे दूं, 3 घंटे काम करेगा 1500 कमाएगा तू। ना करे यार असल में ना मैं बस मुझे काम ढूंढना नहीं आता, अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, लिखनी पड़ती। उसने कहा यार मुश्किल काम मेरे दिन में, तो बस बैठ के 3 घंटे काम कर, 1500 रुपए मेरे से ले जा। तो कुछ ऐसे चैंपियन भी होते हैं कि काम पकड़ा आगे फॉरवर्ड कर दिया और फिर वेले हो गए, फिर से काम पकड़ के किसी और के हवाले कर दिया। तो कम्युनिकेशन वो जालिम स्किल है जिसमें बगैर काम किए आप काम करने वाले से ज्यादा कमा रहे होते हैं और मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। काम करने वाला तो एक वक्त में एक ही काम कर सकता है, लेकिन जिसे बेचना आता है वो सैकड़ों चीजें बेच देगा एक झटके में। तो इसलिए इंट्रोवर्ट इंसान को उठा के कचरे में डालें, बोलना शुरू करें, क्लासों में बात किया करें, सवाल पूछा करें, दोस्तों के साथ महफिल में बैठे हों तो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेसिव हुआ करें, रिश्तेदारों में हो तो कहीं ना कहीं आउटस्टैंड किया करें, नजर आए कि हाँ ये जरा बाकियों से डिफरेंट बंदा है। इकोनॉमी में बात हो रही है तो उस पर अपना इनपुट दें, सियासत में बात हो रही है जरूर इनपुट दें, बदतमीजी ना करें लेकिन बी एक्सप्रेसिव, अपने आप को थोड़ा सा अपने एक्सप्लोर करना है। अभी नहीं करेंगे तो बड़ा दुख होगा। मुझे एक स्टूडेंट का बड़ा दुख था, कॉस्ट अकाउंटिंग में मेरिट सर्टिफिकेट था और किसी अच्छी फर्म में 20 के करीब ऊपर की फर्म में नहीं हुआ उसका, इसलिए कि उसे अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना आता था। उसने फीलिंग बड़ी खतरनाक सी देती थी सामने वालों को। वो इंटरव्यू देने फर्गूसन या केपीएमजी में जब गया तो सर पे नमाज की टोपी पहनी हुई थी, टखनों तक शलवार चढ़ाई हुई थी, और वो जब अंदर एंटर हुआ तो उसने बोलते हुए भी कुछ इस तरह के जुमले बोले जिससे उनको लगा कि थोड़ी देर बाद फटने वाला है और जो है ना इसको हम मगरबी निजाम लग रहे हैं और ये हमारे बारे में ही गलत बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली व्हाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। अब अगर उनका कल्चर है पैंट शर्ट का तो ऑब्वियसली आपको कुछ अरसे नाक चढ़ा के उलझन में वो पहनना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर उनका कल्चर 2 नंबरी का है तो यस, कुछ जगह रेड लाइन होनी चाहिए, लेकिन हम खामखा रेड लाइन कपड़ों पे तो नहीं लगानी चाहिए। या नहीं मैंने तो इसी तरह सुना, मैं तो बाल बना के नहीं आना। अब सीए के कॉलेजेस में तो चल जाता है कि सुबह उठे, मुंह धोया ना धोया कोई बात नहीं, क्लास में आ गए। वहां तो आपने उनको रिप्रेजेंट करना है। तो इसलिए कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो हम बात कर रहे थे मार्केट की। ऑनलाइन में हमारे पास 2 और वो आए, क्रिप्टो मार्केट। यस, ये जो करेंसी की मार्केट है और करेंसी भी वर्चुअल करेंसी। फिर एक भाई ने लिखा हुआ है एजुकेशनल मार्केट। अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन भी तो मार्केट बन गई है। यहाँ पे भी तो कुछ बायर्स ऑफ एजुकेशन है, कुछ सेलर्स ऑफ एजुकेशन है, एक पूरी एक कमोडिटी है और क्लास की कई शक्लें हैं। फिजिकल में आके क्लास ली जाए ये वो है, ऑनलाइन क्लास ली जाए, साथ वाले कमरे में बैठ के क्लास ली जाए, पहले से रिकॉर्ड हुई भी एडिटेड क्लास ली जाए, लाइव क्लास ली जाए। तो एक एजुकेशन के अंदर कितनी तरह की मुनसब प्रोडक्ट्स आ गए और हर प्रोडक्ट अलग तरीके से बिक रही है। हर प्रोडक्ट की मार्केट अलग है। आपको अगर हमने मार्केट करना है तो हमें पता होगा कि हाँ भाई ये वो बच्चे हैं जो सीना बसीना एक दूसरे से सुन के आ रहे हैं, आसपास के हॉस्टल से आ रहे हैं, तो ज्यादा ज्यादा हम कुछ ब्रोशर पटवा देंगे, कुछ दीवारों में कुछ फ्लेक्स लगा देंगे, वो कोई खम्भों वगैरह के आसपास। लेकिन जब मुझे कराची के बच्चों को मार्केट करना है तो ये वाली मार्केटिंग तो फारिग हो जाएगी, तो हमें एक डिफरेंट। तो इसका मतलब है कि हमें समझना होगा हम कौन सी मार्केट में, हमारी कौन सी प्रोडक्ट किस तरह के लोगों सर्व कर रही है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है।
बात कुछ समझ आई? किताब से पूछते हैं हमें क्या बताना चाह रही है। वो कहते हैं कि मार्केट इज अ प्लेस, ये प्लेस फिजिकल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, जहां बाइंग और सेलिंग होती है। मार्केट को आप प्रोडक्ट सर्विस के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, कस्टमर्स के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीए के अंदर हम कह सकते हैं कैफ के बच्चा, सीफैप का बच्चा, प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड कर दिया। हैंड्स ऑन कोर्सेज वाला बच्चा या सीए के कोर्सेज लेने वाला बच्चा, प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड कर दिया। हम ज्योग्राफिकल तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल लाहौर में पढ़ने वाला बच्चा, ऑनलाइन पढ़ने वाला बच्चा, एक कैंपस में पढ़ने वाला, दूसरे कैंपस में पढ़ने वाला बच्चा, ज्योग्राफिकल तरीके से भी कर सकते हैं, कस्टमर्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। फिजिकल एंड ऑनलाइन इकट्ठा लिया हुआ बच्चा, खाली फिजिकल पढ़ने वाला बच्चा, इस तरह का बच्चा, उस तरह का बच्चा। जैसे मापड़ा वाले करते हैं, ये घरेलू सार्फिन है, ये कमर्शियल, तो उन्होंने दो मार्केट्स बना ली ना। घरेलू सार्फिन के लिए अलग तरह से सोचेंगे, अलग रेट रखेंगे, अलग स्ट्रेटेजीज होंगी, और जो इंडस्ट्रियल सार्फिन होंगे अलग सोचेंगे, अलग तरह की स्किल्स होंगे। तो इसी तरह से प्रोडक्ट या सर्विसेज के हिसाब से मुख्तलिफ मार्केट बनी होती हैं। जी आपसे पूछे कहाँ जा रहे हैं, आप कहते हैं ऑफिस सेंटर जा रहा हूँ, वो क्या है जी? कंप्यूटर्स की मार्केट है, मोबाइल्स की मार्केट है। तो कभी कभी हम मार्केट को प्रोडक्ट या कमोडिटी के हिसाब से कहते हैं, फर्नीचर की मार्केट, और समटाइम हम क्या कहते हैं, इचरा की मार्केट, गार्डन टाउन की मार्केट, कराची की मार्केट, मिडिल ईस्ट की मार्केट, यूरोपियन मार्केट, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स। तो मार्केट को सम टाइम हम ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से करते हैं, सम टाइम उसको प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के हिसाब से। ये कपड़ों की मार्केट है, ये बैंकिंग की मार्केट है, ये ट्रैवल इंडस्ट्री है। ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ एक हॉलीडे मार्केट भी होती है जो लोगों को हॉलीडे प्लान्स बना के देती है। हमारे यहाँ ये कल्चर जरा कम है, हमारे पास उतने पैसे ही नहीं होते। अंग्रेज जो है वो 11 एक महीने बहुत सारा काम करते हैं, ईमानदारी से ध्यान से काम करते हैं, बहुत सारे पैसे जोड़ते हैं, और फिर एक महीने के लिए दुनिया के ट्रिप पे निकल जाते हैं। तो उन मुल्कों में एक हॉलीडे मार्केट भी होती है जो उनको पूरे जहाज, होटल, वीजा, ट्रैवलिंग, ये सारी चीजें प्लान करके देती है। कस्टमर्स के हिसाब से या पोटेंशियल कस्टमर्स के हिसाब से, जैसे उन्होंने कहा जी कंज्यूमर मार्केट या यूथ मार्केट, तो हो सकता है कि जूतों की एक दुकान ने भी कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हो, छोटे बच्चों की मार्केट, बड़े बच्चों की मार्केट, ऑफिस जाने वाले मर्दों की मार्केट, खवातीन की जो फैंसी हील्स और इस तरह के जो वो पहनने वाली नीड है वो वाली मार्केट। तो मार्केट उतना छोटा वर्ड नहीं है जितना कभी बचपन में हमारे जहन में था कि मार्केट का मतलब होता है एक जगह जहां चंद लोग खड़े हुए हैं और बाइंग सेलिंग हो रही है। तो मार्केट को आप प्रोडक्ट के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं, एरिया के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं, और जिस तरह का कस्टमर आ रहा है आप उस हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये बात समझ आई? अब ये तो हो गया मार्केट। मार्केट तो बहुत छोटे लेवल की बात है, हम बहुत ऊपर चलते हैं, इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्रीज, और हर इंडस्ट्री के अपने अपने सेक्टर। इंडस्ट्री हम कहते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री। अब बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग सेक्टर्स होंगे, अलग अलग सेगमेंट्स होंगे। बैंकिंग में क्या क्या सेगमेंट होंगे बड़ा? ये कुछ लोन देने वाले हैं, कुछ वो डिपॉजिट्स वगैरह रख के उस पर इंटरेस्ट देने वाले हैं, कुछ इस्लामिक हैं, कुछ नॉन इस्लामिक है। नॉन इस्लामिक के लिए बड़ा प्यारा वर्ड आजकल लोगों ने इजाद किया, ट्रेडिशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग। बुरा लगेगा ना कि इस्लामिक बैंकिंग तो दूसरा नॉन इस्लामिक बैंकिंग, तो कहते नहीं, एक ट्रेडिशनल बैंकिंग, एक इस्लामिक बैंकिंग। और लोन्स के अंदर भी वो हो सकता है कि छोटा मतलब घरेलू लोन, ये जो एक पर्सनल लोन टाइप होता है, घर वगैरह के लिए लोन, गाड़ी के लिए लोन, या फिर कंपनियों के बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन्स। तो उसके अंदर एक इंडस्ट्री के अंदर अच्छे खासे सेक्टर्स बने हुए होते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, सेक्टर्स क्या है? आग की इंश्योरेंस, गाड़ियों की इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, घर की इंश्योरेंस, अलग अलग। और फिर हर सेक्टर के अंदर कितनी कंपनियां होंगी, कितने सारे लोग काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप पूरे पाकिस्तान को देखते हैं कि पाकिस्तान भर में ये 25 इंडस्ट्रीज हैं। फिर किसी एक इंडस्ट्री में देखते हैं कि उसमें कितने सेक्टर्स हैं, सेगमेंट भी बोल सकते हैं, सेक्टर भी बोल सकते हैं। फिर एक सेक्टर सेगमेंट में आके देखते हैं यहाँ कितनी मार्केट्स हैं, फिर एक मार्केट में आके देखते हैं यहाँ कितने प्लेयर्स हैं।
उस एक प्लेयर लेवल की स्ट्रेटेजी पे हमने इस चैप्टर में बात करनी है। लेकिन पहले वो आपको मैक्रो एनवायरनमेंट समझा रहे हैं कि कहानी कितनी ऊपर से शुरू हुई है। एजुकेशन भी एक इंडस्ट्री है, लेकिन मतलब मेरे से कई दफा फैमिली में पूछता है बेटा क्या कर रहे हो, मैं कहता हूँ जी कॉलेज का सेटअप है। अच्छा, फिर तो कई घर होंगे डीएचए में और पता नहीं क्या हो, क्योंकि वो कॉलेज का सुनते साथ ही सबको होता है एफएससी मैट्रिक के जो कॉलेज होते हैं उसमें नेचर यही होती है कि बच्चे पर मंथ आ रहे होते हैं, पर मंथ पैसे दे रहे होते हैं, अच्छे खासे पैसे दे रहे होते हैं। कॉलेज नहीं उनका दाखला भेजना है, कॉलेज उनको एक्सप्लॉइट करता है, फीस ना आए तो उनका दाखला नहीं भेजते, कंपटीशन फलाना फलाना वो सारा कुछ है। तो वो जैसे ही कोई कॉलेज सुनता है तो उसके जहन में होता है कि अच्छा वो एफएससी वाले कॉलेजेस तो यूनिवर्सिटियां बना के बैठे हुए हैं, वो तो जनाब 200-250 शहरों में मौजूद है। अब इंडस्ट्री तो भले एजुकेशन है लेकिन सेक्टर गरीब सा है। ट्यूशंस हमारी इससे ज्यादा और कोई वो नहीं है, मतलब औकात नहीं है। हमारा स्टेटस इज अ ट्यूशन सेंटर। हम चंद लोगों को उनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी अपनी पसंद के दिन पे जब वो पढ़ना चाहते हैं हम ट्यूशंस दे रहे होते हैं। हम तो टेस्ट रख दें बच्चे छुट्टी कर लेते हैं, किसी बच्चे को शर्मिंदा कर लो 6 दिन क्लास में नहीं आता, किसी से पूछ लो पढ़ क्यों नहीं रहे हो, वो कहता है मेरे बाप ने आज तक नहीं पूछा, टीचर ने कैसे पूछ लिया। ना हमने आपका दाखला भेजना, ना आईकेप को हम शिकायत लगा सकते। आप 100 दिन में से 10 दिन आए, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी बिल्कुल डिफरेंट तरह की मार्केट है, बड़ी फंसी हुई सी मार्केट है। और ट्यूशन वाली मार्केट जहां बच्चों को लगता है कि मैं सिर्फ एवं ही पढ़ रहा हूँ, हालांकि मैं बगैर पढ़े भी काम चला सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैं कॉलेज पे एहसान करना चाह रहा था तो मैंने अपने वालिद से कुछ पैसे पकड़ के कॉलेज को दे दिए। अब ये मुझे पढ़ने का अगर कहेगा तो फिर बात गलत हो जाएगी, फिर हमारी जंग है। तो अगेन वही वाली बात है कि एक तरफ उस इंडस्ट्री में यूनिवर्सिटी जैसे सेटअप है, एक तरफ उस इंडस्ट्री में किंडरगार्टन और छोटी छोटी क्लास के बच्चे और वो वाला सेटअप है। मैंने 3 साल पहले या 2 साल पहले एलजीएस से पता किया था, जौहर टाउन के इलाके में प्ले ग्रुप जिसमें बच्चे बैठ के खिलौनों से खेलते हैं, 37,000 रुपए पर मंथ फीस। अभी शायद 50 क्रॉस कर गई होगी। तो मेरे इलाके में शोफात एक स्कूल था, वो $800 लेते हैं पर मंथ। गेम ही सीधी कर दी उन्होंने, लोकल गंदी करेंसी में डील ही नहीं करना। अब अंदाजा लगाएं $800। तो एक तरफ वो भी है, लेकिन वही वाली बात है कि अब क्या होगा कि मैं इंडस्ट्री से चूं एजुकेशन और मैं नोट गिनने की मशीन ले आऊं कि बस ठीक है अब जो है ना आपको नोटू इतने आने हैं, मशीन से गिनना है, हाथ थक जाएंगे, ज़ाहिर है इतने नोट होते हैं। तो मुझे ये समझना होगा कि नहीं भाई मैं उस इंडस्ट्री के एक थके हुए सेक्टर में जा रहा हूँ। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक थका हुआ मॉडल है, यानी अगर कॉलेजेस में कुछ जज्बाती लोग ना हो तो ये बिल्कुल फ्लॉप मॉडल है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। खर्चे तूफानी और रेवेन्यू जिनसे आना है वो एक खास लेवल से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। 2005 में मैंने शायद 15,000 रुपए में पढ़ा था कैफ का पेपर, आज हम 15,000 में पढ़ा रहे हैं कैफ का पेपर 20 साल बाद। और मैंने जहां पढ़ा था मेरे पास ऑप्शन नहीं थी कि मैं टीचर चूज करूं, कॉलेज ने मुझे बताना था कि कौन सा टीचर मुझे पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा। टाइम टेबल भी उनकी पसंद का, शायद एसी मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल में एसी भी नहीं था कमरे में। और एक अननोन टीचर, मतलब शायद पहली दफा सुना था उसके बारे में, क्योंकि कॉलेज ने डिसाइड किया था कि वो हमें ये देगा। 20 साल बाद प्राइस वहीं खड़ी हुई है, खर्चे 4-5 गुना हो गए हैं। तो बिजनेस मॉडल के हिसाब से तो ये फ्लॉप है, यानी कि बहुत ही मुश्किल से होता है। बहुत ही पुराने स्टेबल हुए हुए कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना रहे होते हैं, बाकी बस कुछ सिस्टम चला के कुछ ना कुछ इस पॉइंट पे होते हैं कि हाँ भाई शो मस्ट गो ऑन। हाँ, टीचर्स अमीर लोगों को कहते हैं, क्योंकि टीचर्स का ओवरहेड से ज्यादा ताल्लुक होता नहीं है। लेकिन क्लास पढ़ाने की जाहिर है, अगर एक क्लास पढ़ाई और क्लास में अच्छे खासे स्टूडेंट है तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट उस अच्छे टीचर को जाता है जिसकी वजह से आए हैं, तो वो सारा शेयर टीचर के पास चला जाता है। तो कॉलेज जो है ना वो दीवारें एसी देख देख के परेशान रहता है कि की हो गई साढ़े नाल। तो कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री को देख के जज्बाती नहीं होना, इंडस्ट्री के साथ सोचना सेक्टर क्या है, फिर उस सेक्टर में सोचना है कि अब मैंने कौन सी मार्केट को कैसे सर्व करना है। अब सेक्टर तो ये हो गया प्रोफेशनल ट्यूशन सेंटर्स। हाँ, अब इसके अंदर देखना है कि हाँ भाई फिजिकल की मार्केट में घुसना है
जैसे मैंने 3-4 साल पहले तक बड़ा पक्का तैयार किया था कि फिजिकल की मार्केट में नहीं आएंगे, बहुत जुल्म है, ऑनलाइन के अंदर बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। हमने 2022 या 21 में 6000 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाया था। तो मेरा ये था कि भाई हम ऑनलाइन बड़ा बेहतरीन चल रहे हैं, हम फिजिकल में ना आए, लेकिन ट्रेंड चेंज हो रहे थे। कोविड के बाद लोगों को था नहीं अब हम कॉलेज जाके पढ़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती। 2-3 साल वो कॉलेज आके भी पढ़ते रहे, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया कि मसला कॉलेज आने का नहीं था, मसला ये था कि वो खुद नहीं पढ़ना चाहते थे। तो अब एक सीए मतलब एजुकेशन के अंदर सीए की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ट्यूशंस के अंदर एक फिजिकल मार्केट हो गई, एक ऑनलाइन लाइव मार्केट हो गई, एक ऑनलाइन एडिटेड प्री रिकॉर्डिंग, जिसमें पहले दिन आपके पास मतलब मैं ही एक और जगह पे भी मौजूद होता हूँ जहाँ पहले दिन मेरा पूरा कोर्स एडिट हुआ हुआ, फाइन ट्यून हुआ हुआ पढ़ा हुआ होता है, और यहाँ से 1/3 आवर्स में पढ़ा हुआ होता है, क्योंकि वहां सिर्फ लेक्चर होता है, वहां बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो फिर मार्केट समझते हैं, तो पहले आप इंडस्ट्री समझते हैं, इंडस्ट्री का सेक्टर समझते हैं, और सेक्टर के अंदर अपनी मार्केट समझते हैं, फिर उस मार्केट में अपनी स्टैंडिंग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे, अगर मैं इसको प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केट करूं तो फिर पीआरसी कैफ में हम अपनी स्टैंडिंग देखते हैं, टॉप पे आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पीआरसी में स्टैंडिंग देखते हैं, तकरीबन बॉटम पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि फिर पीआरसी की अलग गेम करनी होगी, कैफ को अलग समझना होगा। कैफ में बच्चों को अच्छा टीचर चाहिए, पीआरसी में अच्छा बेचने वाला फ्रंट ऑफिसर चाहिए, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर पीआरसी में अलग तरह से ब्रांडिंग करनी होगी, जगह जगह जाना होगा, कॉलेजों के साथ रेट तय करने होंगे, एफएससी के कॉलेजेस के फ्रंट ऑफिसर्स के साथ दोस्ती लगानी पड़ेगी, उनसे कमीशन तय करने पड़ेंगे, बच्चों को एम्बेसडर बनाना पड़ेगा। अब अगेन वही वाली बात है, जब उस तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम कमजोरी भले, अगर उसके लिए वो हमने एथिक्स वाले चैप्टर से बाहर निकल जाना है, चैप्टर नंबर 6 वो फॉलो करना है ना, वो पढ़ेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि हमारे क्या मसले हैं। बिजनेस जानने के बावजूद हम इसमें से क्यों नहीं पैसे बना पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं एथिकल बाउंड्री लगानी पड़ती है। हम झूठे एम्बेसडर नहीं बिठा सकते, हम फेसबुक पे एक पोस्ट करवा के वहां पे 200 फेक का वो नहीं डलवा सकते, लाइक या टिक नहीं करवा सकते। हम अल्लाह का शुक्र है चलते हैं कि हमने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो बच्चे आएंगे, सीना पसीना एक दूसरे को बताएंगे, नहीं तो 1-2 दफा फेल होंगे बच्चे, जो जहां मार्केटिंग की वजह से गए, फिर वो सब कहेंगे कि यार वहीं चलते हैं जिधर जाके पास तो हो जाता है कम से कम। तो फिर हमें सेकंड एंड थर्ड हैंड बच्चे मिलते हैं, जो टकरें शकरें खा के आए होते हैं, उन्हें समझ आ गई होती है कि नहीं भाई जो है ना वो मार्केटर्स थे, अब हम यहाँ। तो हर प्रोडक्ट, हर मार्केट के अपने पंगे हैं, अपने इश्यूज हैं, उस हिसाब से चलना है। तो बिजनेस को क्या चाहिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करे उसकी इंडस्ट्री क्या है, फिर देखिए उसका सेक्टर क्या है, फिर देखिए वो कौन सी मार्केट में, और फिर आगे जाए कि मैं कहाँ हूं उस मार्केट में, मेरी क्या स्टैंडिंग है, मुझे अपने आप को कहाँ इंप्रूव करना है, मेरे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। किताब की इंग्लिश देखते हैं, ये भी कुछ कहना चाह रहे होंगे। इंडस्ट्री कहते हैं सप्लायर्स जो कि सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, मिलती जुलती, जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब कंस्ट्रक्शन पूरी इंडस्ट्री है, अरे वाह, इसके को मुझे 4-5 सेगमेंट्स बताएंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर के, मुझे कोई 4-5 सेक्टर। सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, वो भी कंस्ट्रक्शन की ओवरऑल इंडस्ट्री में आते हैं। बटा, ये जो ईंटें वगैरह बनाते हैं और वो उस तरह से करके, स्टील वगैरह से रिलेटेड। अब जाहिर है कंस्ट्रक्शन में स्टील का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो स्टील, उसके सप्लायर, वो सारे भी ओवरऑल उस बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आ गए। कॉन्ट्रैक्टर, एलडीए, मैप सर्विसेज। एलडीए तो इदारा है, अथॉरिटी है। कॉन्ट्रैक्टर, मैप सर्विसेज, बिल्कुल ठीक है सर। चैप्टर की पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दें, और आगे लिखा हुआ हैज लेफ्ट, ये कहा और कलम तोड़ दिया, ये कह के चले गए भाई, ठीक है। वो ग्रुप में पीडीएफ शेयर हुई भी है, ठीक है, वो असल में पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा, सामने वालों को तो फिजिकल मिल जाती है, वो बेचारे ऑनलाइन उदास रहते हैं, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन में आप बता रहे थे सेक्टर्स, ट्रांसपोर्ट का भी आ सकता है। कंस्ट्रक्शन में, ट्रांसपोर्ट में कैसे लिंक करें, जुड़ जाते हैं, कई इंडस्ट्री आपस में जुड़ती हैं, कैसे? एक कंपनी है वो किसी ट्रांसपोर्टर को अपॉइंट करती है और उसको कहती है हम घेरे देखो से आके हमने यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि उस कंस्ट्रक्शन में लॉजिस्टिक्स वगैरह, जो आपकी मुसलसल उस सामान की मूवमेंट होनी है, तो आपने अपनी पूरी फ्लीट रखी होती है जिसमें सिर्फ आप ही का सामान मूव कर रहा होता है, तो यस, फिर वो सेक्टर भी आपका कवर हो जाता है। कंस्ट्रक्शन में जो छोटे घर बना के देते हैं वो,
जो पूरी हाई राइज बिल्डिंग्स बना के अपार्टमेंट्स किराए पे देने वाला, वो एक अलग सेक्टर है। जो डैम्स वगैरह बनाने वाले गवर्नमेंट के पब्लिक जो वो हैं प्रोजेक्ट्स हैं, जो उसमें पैसा खाते हैं, वो एक अलग सेटअप है। क्योंकि डैम तो नहीं बनाते लेकिन पैसा हमेशा खाते हैं। डैम के तो खैर पैसे इकट्ठे भी किए थे कभी, सारे पाकिस्तान ने मिलके इकट्ठे किए थे। ठीक है, वो कहाँ चले गए? जेल में चले गए पैसे। अच्छा, और बजरी वगैरह, मार्बल। तब आप देख रहे हैं कि एक ओवरऑल तो चीज डिफाइन हो गई, उसके अंदर कितनी सारी चीजें बन गई। विद इन एन इंडस्ट्री देयर मे बी डिफरेंट सेगमेंट्स। इसका मतलब है कि जो लिखा हुआ याद करने की जरूरत ही नहीं है, अगर समझ आ गया तो बस ठीक है, लिखना आता हो तो चल जाएगा काम। ये ग्रुप बी बड़ा मजेदार है। ग्रुप ए में रट्टे ज्यादा मारने पड़ते थे, ग्रुप बी में वो कहते हैं कि बच्चे आप दिमाग मैच्योर हो गया है, अगर इसे लिखना आता है तो वो कंटेंट ज्यादातर इस तरह का है जिसमें आप ऑडिट हो, ये हो, कोई भी और पेपर हो। इवन कॉस्ट गलत जगह पे घुसा हुआ था, कॉस्ट में क्रिएटिविटी ज्यादा है ना। सवाल देख लिया, अब शुरू हो जाओ। कैसे शुरू करना है? 15 बच्चे बैठ के, हर बच्चे एक डिफरेंट फॉर्मेट में कर रहा होगा सवाल, और हो सकता है उनमें से 10 ठीक भी कर रहे हो। तो क्रिएटिविटी ग्रुप बी में थोड़ी जरा ज्यादा है। इंडस्ट्री सेगमेंट एक सेपरेटली आइडेंटिफाइबल पार्ट है एक लार्ज इंडस्ट्री का। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कई सेक्टर हैं, जैसे जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मैरीन, फायर वगैरह वगैरह। अगेन हमने ये एग्जांपल्स याद नहीं रखनी, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो अब हमने कॉन्सेप्ट समझा कि एक इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर के अंदर मार्केट होती है, और मार्केट 3 तरह की होती है, प्रोडक्ट के हिसाब से, या कस्टमर्स के हिसाब से, या ज्योग्राफिकल हिसाब से। मैनेजमेंट नीड टू रिकॉग्नाइज, मैनेजमेंट के लिए बड़ा जरूरी है कि वो देखें कि कौन सी इंडस्ट्री और कौन से सेगमेंट्स में हमें ऑपरेट करना चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगी। ये बिजनेस डिसीजन है ना, एक बिजनेस, उसके पास पैसा है और स्किल्स है। अब उसने डिसाइड करना है कौन सी इंडस्ट्री उठाऊं, उस इंडस्ट्री के कौन से सेगमेंट में जाऊं, उस सेगमेंट की कौन सी मार्केट को टारगेट करूं, और उस मार्केट में अभी क्या चल रहा है और मैंने जाके क्या आतंक मचानी है। तो बिजनेस भी ऐसे नहीं है कि बस एकदम से रैंडमली एक बंदा उठ के, ये कोयटा पराठे चाय वाला भी 2-2.5 महीने का एनालिसिस करके बैठा होता है, आसपास का सारा एरिया छाना होता है। कई दिन जो आसपास पराठा चाय बेच रहे होते हैं, पूरा दिन उनके वहां पे बैठ के, उन्हीं के अपने बंदे ने कोई ना कोई बैठ के ऑब्जर्व करता है किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस टाइम पे ज्यादा लोग आते हैं, कौन सी आइटम पे लोग उलझते हैं कि ये महंगी है, कौन सा आइटम शौक से लेते हैं। वो 2-2.5 महीने रिसर्च करता है, फिर उसको समझ आता है कि मैं इस तरह का बिजनेस बनाऊंगा तो ज्यादा कामयाब होगा। तो बिजनेस में रिसर्च होती है। अब एक देसी बिजनेस हवा में रिसर्च करता है, और आप पढ़ा लिखा बिजनेस करने जा रहे हैं, तो आपके लिए वो उसको बकायदा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं कि हाँ ठीक है, आपने समझना है इंडस्ट्री को, फिर सेगमेंट को समझना है, फिर मार्केट को क्लासिफाई करना है। तो हो सकता है वो उस तरह से मार्केट ना सोचे। इस पराठे चाय वाले की मुझे कुछ मार्केट्स बताएं कस्टमर्स के हिसाब से। पराठा चाय वाला है या साथ चने शने वगैरह भी देता है, मुझे बताएं उसके लिए कंज्यूमर्स के हिसाब से क्या क्या मार्केट्स बताएंगे आप। ऑनलाइन वाले हजरात भी साथ देना है। चाय के साथ बिस्किट पीने वाले, मतलब बिस्किट डुबो के पीने वाले। लेकिन चैलेंजेस बिजनेस का मैं कह रहा हूँ वहां नहीं, लेकिन बहरहाल एक साइड पे कॉर्नर साफ सुथरा सा बना के शशके मशके वाला बना सकता है वो, कि जी यहाँ जो लोग आके बैठेंगे तो वो चाय भी जरा थोड़ी बेहतर कपों में होगी, और जरा बिस्किट भी रखे होंगे, थोड़ा साफ सुथरा माहौल होगा, जरा ज्यादा प्यारी लाइटिंग हुई भी होगी। तो दैट कैन बी अ कंज्यूमर टाइप। गुड़ वाली चाय, गुड़ वाली चाय पीने वाले, सादा चाय पीने वाले, चाय के साथ क्वाली सुनने वाले। ठीक है, तो वो तो खैर जरा ज्यादा ब्रांडेड गेम हो जाती है। उसको सोचें, मतलब वो कंज्यूमर्स के हिसाब से क्या सोचेगा, किस किस तरह के लोग मेरे पास आएंगे, तो मैं किस को क्या बेचूं। सस्ता खाना मिल जाता है स्टूडेंट्स और लेबर्स को। स्टूडेंट ने, भाई ने दोनों को जोड़ा, स्टूडेंट्स और लेबर। उन्होंने ये दोनों गरीब लोग होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट गरीब होता है, अब जाहिर है इसमें कोई शर्मिंदगी थोड़ी, आप कौन सा कमा रहे हैं, वालिदैन कमा रहे हैं ना, तो स्टूडेंट हमेशा गरीब होता है। तो स्टूडेंट और लेबर, इसको सोच के उनके लिए पैकेज निकालना कि हाँ भाई नाश्ता हमारे पास से कर लेना, तुम्हारा महीने के दे दो 5,000 रुपए, नाश्ता हमारे पास आके करो, एनी नंबर ऑफ पराठा एंड अंडा यू ईट,
इस तरह की भी डील्स निकाली हुई होती हैं। इस तरह से नुकसान आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो कंज्यूमर को देखने के बाद उसको पैकेज देंगे। तो सस्ता खाना खाने वालों की मार्केट और महंगा खाने वालों की, तो उन्होंने पराठे के साथ सस्ता अंडा भी रखा हुआ होगा, तो चीज ऑमलेट भी रखा हुआ होगा। वो मम्मी डैडी शाम में जो स्टूडेंट आते हैं यूनिवर्सिटियों वगैरह से, अब वो बैठेंगे तो उनको चीज ऑमलेट खिला देंगे। उसी ऑमलेट में 30 रुपए का ऑमलेट होगा, 40 रुपए की चीज डालेंगे, 250 रुपए का ऑमलेट बेच देंगे। लोग खुशी खुशी लेंगे कि यार इस इलाके में चीज ऑमलेट मिल गया, वो तो ये जो है ना वो उसमें खुश है। और पराठे वाले को गेम समझ आ गई कि इसको 30 रुपए का ऑमलेट इसने लेना भी नहीं था, मैं बेचने की कोशिश करता ना लेता, और अभी इसने मुझे जो है ना 70 रुपए की कॉस्ट वाली चीज 250 में खरीद ली है। क्यों? थोड़ी सी रिसर्च की और उसने मार्केट समझ ली है कंज्यूमर के हिसाब से। और क्या मार्केट है? एक भाई ने लिखा ब्रेकफास्ट पराठा। जीशान भाई आपका आइडिया जो है ना वो मैंने बाद में पढ़ा, लेकिन मैं पहले बोल चुका था। और सर जैसे नान और रोटी के हिसाब से, नान और रोटी के हिसाब से डिवाइड कर लें। खाली चने खाने वाले या चाय के साथ चीजें वो करने वाले। अब चाय के साथ क्या क्या कनेक्ट कर सकता है? सादा पराठा, आलू वाला पराठा, चीज वाला पराठा। तो अच्छा, अब जब वो आए हुए होंगे और जो लोग चाय नहीं पीते गंदे गंदे मुंह बना रहे होंगे और कहेंगे यार आइंदा यहाँ नहीं आना, यहाँ तो सिर्फ चाय होती है, को लस्सी दे दें, कोई इस तरह का कोई, मतलब अब आप थोड़ा बहुत जो है ना उसमें फ्लेवर। डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए ग्रीन टी देनी शुरू करते हैं, कहवा देना शुरू करते हैं। फिर कुछ ऐसे वेले मुस्टंडे किस्म के स्टूडेंट होंगे जो रात 11 बजे अपने हॉस्टल से निकल के चलते हुए आएंगे, क्योंकि वो हॉस्टल में ज्यादा वो सो सकते हैं और वो कोई अच्छा काम करने के तो मूड में है ही नहीं, और वो सो के तो पूरा दिन गुजार ही चुके हैं। पढ़ाई तो उन्होंने रिजल्ट के बाद करनी है। अब वो क्या करें? उन्होंने कहीं बैठ के हालात हाजरा पे तबसरा करना है। तो रात 11 के बाद सुबह फजर तक उनको एक ऐसी जगह चाहिए जहां उनको कोई ना उठाए, ओपन एयर सेटिंग हो, हवा चल रही हो, माहौल बना हुआ हो, साथ जो है ना वो चाय के कश लगाते गए, थोड़े थोड़े से चाय के कश। ठीक है, मैंने दोनों यूजर्स कवर कर दिए, लेकिन ज़ाहिर है वो तो चाय के वो सिप लगाते गए, साथ साथ रात भर बहस करते रहे, और डे एंड पे नतीजा यही निकलना है कि यार पराठे वाला ही कमा रहा है और कोई नहीं कमा रहा दुनिया में। देखो पंखा भी नहीं लगाया हुआ है, हालांकि आप तो उसके सबसे आखिरी सबसे हल्के वाले कस्टमर हैं। वो दिन में अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज बेच चुका है, लेकिन पराठे वाले को समझना होगा कि शाम में कुछ ऐसे लोग आएंगे उनको कहीं जगह नहीं मिलेगी, तो उनको एक जगह चाहिए, और उस टाइम पे उन्हें जो मर्जी खिला दो वो खाना खाने आया ही नहीं है। जैसे पता नहीं आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ या नहीं हुआ सहरी करने का लाहौर में। उस टाइम पे बच्चे ने सहरी का टाइम खत्म होने से 8 मिनट पहले तो अलार्म लगाया होता है। उस वक्त वो उठता है, मुंह पे छींटा मार लिया तो मार लिया, नहीं तो शायद उसकी भी तौफीक ना मिली, और जल्दी से होटल पे पहुंचा। अब होटल वाले को पता है कि गेम है 6 मिनट की, उसने आपको जो अंडा जिस हालत में दे देना है कुछ में से चूसा निकलने वाला हो रहा होता है, मतलब उनके इतनी हालात पतले होते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो है ना रबड़ वाले पराठे, वो ना टूटेंगे ना हजम होंगे, पूरा दिन पेट में दर्द करेंगे। लेकिन चूंकि आप पहुंचे उस टाइम पे तो आपके पास टाइम ही नहीं बार्गेन करने का, नहीं यार ये पराठा खस्ता होना चाहिए। वो कहेगा भाई रोजा चला जाना तुम्हारा, तो उस टाइम पे आधे कच्चे पक्के अंडे भी चल जाएंगे। तो अब इसका मतलब एक और मार्केट भी है सुबह के वक्त कुछ बेवकूफों की। तो जो 1 घंटे पहले सहरी करने आते हैं उनको तो बड़ा वीआईपी मिलता है, और जो सारा कचरा इकट्ठा होता जाता है, किसी ने पराठा वापस कर दिया खराब है, किसी ने अंडा वापस कर दिया, साइड पे रखते जाते हैं। जब ये आखिरी 5-6 मिनट वाले आते हैं ना, वही चीजें उसी ऑयल में जो 300 दफा चीजें तल चुका हुआ है, जल्दी से वो किया, उसको रिफ्रेश किया और आपकी प्लेट में फेंक दिया, और आपने भी उस टाइप में मुंह जल रहा है नहीं हो रहा, आपने खा लिया। तो बहरहाल ये एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन उस बिजनेस की नजर से देखिए उसने तो आइडेंटिफाई कर लिया ना। जैसे कॉलेज आइडेंटिफाई कर ले कि लोग कहते हैं 4 पेपर पढ़ेंगे, जैसे रिजल्ट आता है पागल हो जाते हैं, तो उस वक्त 1 हफ्ते के अंदर जल्दी जल्दी से 4 पेपर बेचें। बाद में बच्चा 2 महीने बाद उसे खुद ही एहसास होगा मैं बोंगी मारी है, उस वक्त आएगा कहेंगे लो 2 महीना तो पढ़ चुके हो, वो कहेंगे मैं तो क्लास में नहीं आया था। तो आप कहेंगे हमने तो क्लास चालू रखी हुई थी, एसी भी चल रहा था, माहौल भी बना हुआ था, तुम ही नहीं आए। तो कहने का मतलब है कि बिजनेस जब समझता है कि उसके कस्टमर किस किस तरह से हैं, तो वो ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज ग्रैब्स कर लेता है। प्रॉब्लम क्या है, समटाइम वो अनएथिकल हो जाता है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इन्होंने बिजनेस पढ़ाते हुए एक चैप्टर एथिक्स का डाला, जिसमें उन्होंने फिर बताया है कि नहीं बिजनेस फिर होना एथिकल चाहिए, सारी स्ट्रेटेजीज अपनी जगह, एथिक्स की बाउंड्री आपने नहीं क्रॉस करनी, और हमेशा लॉन्ग टर्म बिजनेस वही चलते हैं जो एथिकल होते हैं।
खैर इस पे हम कभी दोबारा बात करेंगे। सर जो लोग रोजा नहीं रखते उनके लिए अलग से मार्केट? यस, तो उसको कोई पराठे वाले ने अंदर करके एक हॉल अपना बनाया वो होगा, और जो आसपास आके ऐसे ऐसे देख रहा होगा, थोड़ा आसपास देख रहा होगा, मुझे कोई देख तो नहीं रहा, तो एक बंदा उसका पास आएगा, सर जी पराठा खाना है ना, पराठा खाना है ना, इस वक्त ना लोग कम है, लेबर भी कम है, तो पराठा होगा 50 रुपए महंगा। कहेगा हाँ हाँ बस मुझे ना तन्हाई में पराठा खाना है, मुझे देखे कोई ना। तो वो अलग से वो जो जगह किराए पे उसने अलग से ली हुई होगी, उन लोगों को खुफिया वहां से जाके बिठा देंगे और खामोशी से उनको पराठा सप्लाई करेंगे। तो उन गुनाहगारों की भी मार्केट एक अलग से उन्हें है कि हाँ ठीक है, ये वो लोग हैं जो इन्होंने खाना तो है और पब्लिकली खाएंगे तो शर्मिंदा भी होंगे। तो ये बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया भाई ने जी। फैमिली हॉल एंड सेपरेट ओनली फॉर मैन, यस, जीशान भाई ने कहा कि वो इस तरह से भी कर सकता है कि लोगों के लिए, ज्यादातर लोगों के आने के लिए जो ओपन माहौल दे दिया, और वो लोग जो फैमिलीज के साथ आते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, उनके लिए ऊपर अलग से माहौल दे दिया। ठीक है, तो इसमें अपनी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्योंकि बिजनेस तो हर तरफ से कमाता है ना। एक जमाना था कॉलेजेस ने बड़ा गलत काम शुरू कर दिया था, कैफे शुरू कर दिए थे। कैफेज में बच्चे बैठे रहते थे, हर जेंडर के बच्चे बैठे रहते थे, और वो एक अलग ही उल्टा सीधा सा माहौल बना हुआ होता था। वहां पे अचानक से कॉलेज ने कहा हम क्या वो लौंडा ओनली क्लासेस, मेल ओनली जो है ना, उनको एक जगह बुलाएंगे। अब यहाँ हम कैफे रख भी देंगे तो ज्यादा से ज्यादा वहां लोग लूडो खेल रहे होंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो आपस में बातें करते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी और इमरान खान वर्सेस शहबाज शरीफ के झगड़े में पड़े हुए होंगे। चलें जी आगे चलते हैं, कहानी समझ आ रही है? Yes, sir. एक बच्चा परेशान हो रहा है, इस रफ्तार से हम 1.5 महीने में खत्म कर लेंगे। इंशाल्लाह। समझ के करना है, टेंशन लेनी नहीं है। 6 क्लासेस 6 क्लासेस हैं अब तो भाई, अब तो अनलिमिटेड टाइम है, लुट मचा दें। इंडस्ट्रीज को फर्दर, फिर अब तक आप में से कुछ लोग तंग आके पढ़ ही चुके होंगे कि आगे नहीं पढ़ाना है कि ये पहले से माइंड बना ले। तो मैं नॉर्मली इस तरह से हैंड आउट शेयर करने के कायल नहीं होता, लेकिन जब किताब लोगों के पास होती है तो वो तो साथ साथ देख रहे होते हैं। इंडस्ट्रीज को समटाइम हम इस तरह से भी कैटेगराइज करते हैं कि ये इंडस्ट्री मैच्योर हो चुकी हुई है, फुल पीक पे पहुंच गई और अब ये बस खत्म होने वाली है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो अभी नई आई होती हैं, अभी तेज चल रही होती हैं। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो ग्लोबल होती हैं, पूरी दुनिया में चल रही होती हैं। तो अलग अलग तरह से अलग अलग इंडस्ट्रीज को वो करते हैं। तो जो फुली मैच्योर इंडस्ट्रीज हैं, जो फुल स्टेबल हुई हुई हैं और जो अपनी पीक पे पहुंची हुई हैं, ऐसे कोई 5 एग्जांपल्स हैं आपके पास? आईटी की इंडस्ट्री अभी भी, असल में आईटी में नई डायमेंशंस ऐड होती जा रही हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल आईटी की मार्केट है वो अपनी पीक पे पहुंची हुई है। गाड़ियां, ऑटोमोबाइल, मतलब एक खास लेवल पे सब पहुंचे हुए हैं और बड़ा मैच्योर हुई हुई है मार्केट, और वो आपस में एक डिसेंट सा उनका कंपटीशन चल रहा है। सर एविएशन इंडस्ट्रीज जो खासतौर पे जो कंज्यूमर्स, ये जो आम लोगों को उड़ाने वाले जहाज वगैरह हैं, वो तो खास लेवल पे पहुंच गए हैं। हाँ, ये जो दूसरा जंगी जहाज है उसके अंदर बड़ी गेम हो रही है, उसमें राफेल जैसी टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं जो अपने अंदर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। असल में दुनिया इसीलिए तो परेशान थी कि वो इंतहाई तूफानी जहाज है, वो एक नेटवर्क बना देता है अपने इर्द गिर्द। अगर 2-3 राफेल उड़ रहे हैं तो वो एक दूसरे से बकायदा एक लैंड बना लेते हैं, जिस तरह से लोकल एरिया नेटवर्क बनता है, वो एक दूसरे कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे की तरफ आने वाले मिसाइल को डॉज दे देते हैं, उनको डिट्रैक्ट करवा देते हैं। तो राफेल के बारे में कहा जाता है कि इसको उड़ाना या इसको फायर करना इज नियर इम्पॉसिबल। 99% चांस है कि आप इसको हिट नहीं कर सकते, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पे चल रहा होता है। असल में वो टेक्नोलॉजी पे चल रहा होता है ना, नई लेटेस्ट 11 जनरेशन, हमें 2nd 3rd जनरेशन वाले। भाई देखिए ना, अगर एक मिसाइल जहाज की तरफ जा रहा है, वो उसको सेंस कर रहा होता है रेडिएशन को, तो वो जहाज अचानक से उसको कंफ्यूज करने के लिए एक और फ्रेमवर्क क्रिएट करेगा और उसको किसी और तरफ टो देगा, क्योंकि वो एक सेंस पे चल रहा है। लेकिन अगर एक गुलेल से किसी ने पत्थर मारा है, तो पत्थर है, उसका तो दिमाग ही नहीं है, उसे जाके बच जाना है। ये समझते रहे कि हमारे लॉजिकल किस्म के मिसाइल आ रहे हैं, हम गुलेलें चला रहे थे। अगले जो है ना वो फ्रेमवर्क हमारे नाकाम करने के चक्कर में रहे हमने, जनाब असल में खैर गुलेले से मजाक कह रहा हूँ, हम डिफरेंट फ्रेमवर्क पे प्ले अराउंड किया। पाकिस्तान एयरफोर्स इज नोन फॉर एयर नेटवर्क,
ये हवा में अपना एक नेटवर्क बना देते हैं और वो नेटवर्क की लेयर होती है, जहाज को कुछ और नजर आ रहा होता है, वो अभिनंदन भी बेचारा समझ रहा था इंडिया फिर रहा है, क्योंकि वो ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी में से बाहर मुंह निकाल के देख ले कि नीचे टोया आ रहा है या नहीं आ रहा। वो जहाज में इतना सा उसके ऊपर वो है, तो उसको सारा कुछ मिल रहा है उसके आसपास के नेविगेशन सिस्टम से। उसके नेविगेशन सिस्टम को पागल कर दिया, वो अपने चिल फिर रहा था कि मैं तो इंडिया में घूम फिर रहा हूँ, तो डा दिया और उसका पूरा एविडेंस भी रिकॉर्ड कर लिया। तब जालिम हवा में कहाँ पे जाके के जहाज को मारते हैं और उसकी तस्वीर ले आते हैं, तो ये हवा में एक नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स आईटी के अंदर ना बड़ा लेवल का गेम खेलती है। तो ये अभिनंदन वाले एपिसोड में इन्हें थोड़ा सा अंदाजा हुआ था, लेकिन इस दफा ये फिर बहुत ही महंगे वाले जहाज लेके आए थे, तो वो बस हमारी गोलें चल गई। तो एविएशन इंडस्ट्री बिल्कुल इसी तरह से है कि जो जेट वो हैं जिसमें लड़ाई का तैयार है, उसमें भी मार्जिन है, लेकिन दूसरी वाली काफी हद तक मैच्योर हो गई है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर काफी हद तक एक मैच्योर पॉइंट पे। तो देखते हैं किताब में कुछ बाइफर्केशंस की हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैच्योर इंडस्ट्रीज की, जहां से मैंने काम शुरू किया, जहां प्रोडक्ट्स अपने मैच्योर फेज में लाइफ साइकिल के पहुंच गए हैं। और एग्जांपल ऑटोमोबाइल और सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये खास जगह पे पहुंच गई। अब आप इसमें फर्नीचर मार्केट ऐड कर दें, इसमें आप जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऐड कर दें, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो बस अब मैच्योर हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि उसमें वो बहुत ज्यादा ग्रोथ आनी है, लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं जो अभी डेवलप हो रही हैं, जैसे एआई ऐसा है कि इसमें अभी बड़ा कुछ होना बाकी है। अभी नया नया आया और लोग पागल हुए हुए हैं, इसने आगे जाके टीचर गायब कर देने क्लास से, या मेरा एक हॉलोग्राम फिर रहा होगा और वो ऐसे फिरते फिरते आपको पढ़ा रहा होगा। एक बच्चे के जाके कंधे पे हाथ भी रखिएगा और उसको यहाँ पे थोड़ा सा दबाव भी फील होगा, गेम उस लेवल पे चली जानी है। तो अभी तो बिल्कुल छोटा सा आगाज है। फिर वो बात ये कि वो सीखेंगे वही स्किल जो उनको चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने, भाई जैसे जब से स्पेल चेक आया है, मेरे तो स्पेलिंग खराब हो चुके हुए हैं। जब से कैलकुलेटर आया, लोगों की मेंटल मैथ खत्म हो गई है। अब वो 10 जमा 15 करने के लिए कहते हैं मैं कैलकुलेटर निकाल लूं ताकि एरर का चांस खत्म हो जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये यही नहीं, आपकी राइटिंग की स्किल भी खा जानी है, कुछ और वो होना है, तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन ओके, सो व्हाट, दुनिया में नई चीजें बिक रही होंगी, हम उसके लिए सेट हो चुके होंगे। तो कैलकुलेटर तो कब से खत्म करके बैठा हुआ है दुनिया को, 1966 के आसपास से। तो क्या उसके बाद दिमाग या मैथ चलाना लोगों ने छोड़ दिया? कैलकुलेटर हाथ में पकड़ के ज्यादा कैलकुलेशन शुरू कर दी। तो एआई को पकड़ेंगे और इस एआई से अगले स्टेप पे जाके देखेंगे कि ये अब हमें क्या क्या कमा के दे रहा है। कल या परसों टीवी पे मेरी बच्ची एक वो देख रही थी, एक वीडियो देख रही थी, एनिमेटेड सी एक कैट, मतलब रियल कैट की एक एनिमेशन टाइप की बनी हुई थी कि वो फिर रही है, टांगों पे चलती हुई जा रही है और इंसानों की तरह खा रही है, बैठी हुई है और इस तरह से करके ना। तो वो एआई से बनी हुई थी। तो मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि एआई से जनाब यूट्यूब पे वो कर रहे हैं। तो एमी मैंने जरा उसको देखा कि इसकी इन्फॉर्मेशन देखूं, 1 महीने में 17 मिलियन व्यूज। अब जाहिर है बच्चों को तो पसंद आ रहा है वो सारा कंटेंट। अब वो जालिम 1 महीने में, जिसमें इंसान इन्वॉल्व ही नहीं वीडियो में, वो यूट्यूब को तंग आके अपनी मोनेटाइजेशन में से एआई कंटेंट को माइनस करना पड़ा। अब एआई कंटेंट पे उतनी मोनेटाइजेशन नहीं होती जितना पहले लोग ये करना शुरू हो गए थे कि दिन में 15-15 वीडियोस एआई पे बना के डाली जा रहे हैं, कोई ना कोई तो चली पड़ेगी। तो अब आगे एआई की फिर अर्निंग भी उसी तरह से आ जाएंगी, फिर जॉब्स भी उसी तरह से हो जाएंगी, फिर कुछ मिडल मैन होंगे, इधर से काम पकड़ा उधर फॉरवर्ड कर दिया। तो कोई मसला नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम किनार हो तो उसमें मसला नहीं है, लेकिन अपनी कोर नहीं बोलनी, कम से कम आपको आता हो। अब एआई से अकाउंटिंग तो हो जाएगी, लेकिन अगर आपको डेबिट क्रेडिट नहीं पता तो किसी जगह बड़े वावा सारे जलील जरूर हो सकते हैं, क्योंकि यही ने तो फाइनल आउटपुट देना ना। पीछे का प्रोसेस नहीं पता होगा तो फिर किसी जगह पे शर्मिंदगी हो सकती है। तो मैच्योर इंडस्ट्रीज हमने देखी। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज डूब रही हैं, खत्म हो रही हैं। बड़ी कमाल एग्जांपल दे दी किताब ने, लैंडलाइन टेलीफोन सर्विसेज। हमारे जमाने में तार वाले फोन होते थे, कुछ अरसे में ये सिम वाले भी बंद होने वाले हैं। भाई हर तरफ तो वाईफाई चल रहे हैं, और जब आप ओपन एयर में हैं और वाईफाई से दूर हैं तो अब आगे सैटेलाइट वाली गेमें आ जाएंगी। तो अब इस वक्त मेरे पास मोबाइल जो जेब में, उसमें फिजिकल सिम ही नहीं है, उसमें ई सिम है। मैं दुबई बैठ के इंस्टॉल की थी, पाकिस्तान में वारिद से रोमिंग ले रही है, तो मेरे पास सिम ही नहीं है इस वक्त।
और चल रहा है सब कुछ, इंटरनेट हर जगह। मैं जिस भी किनारे में जा रहा हूँ वो उससे वायरस से ना मिले तो जोंग से पकड़ लेता है। गेम ही बदल गई। तो आहिस्ता आहिस्ता वाईफाई इतने फैल जाने, आहिस्ता आहिस्ता सैटेलाइट से चीजें आ जानी है, तो ये सिम और ये वाला सादा कॉल तो खत्म हो जाएगी। पता नहीं आप लोगों ने आखिरी दफा सादा कॉल कब मिलाई थी फोन की? फोन पे जो सिम पे कॉल मिलाई जाती है, डिपेंड करता है, अगर आपके इलाके में वाईफाई नहीं है तो हो सकता है आपने मिलाई हो। अदरवाइज लाहौर में तो मेरे ख्याल में मैं महीने में शायद कोई 12 सिम वाली कॉल्स करता हूँ मुश्किल से। बिजनेसेस व्हाट्सएप पे एक दूसरे से रब्ता करते हैं, वाईफाई पर रब्ता करते हैं। तो कुछ इंडस्ट्रीज में डिक्लाइन होना है, तो ये जो सिम वाले फोन नेटवर्क्स, ये इंडस्ट्रियां भी बड़ी तेजी से डिक्लाइन की तरफ है। ये प्रॉफिट बना ही नहीं पा रही, मर्जर्स पे मजबूर हो रहे हैं, चल ही नहीं पा रहे। और कोई डिक्लाइनिंग मुझे 4-5 एग्जांपल्स आपसे मिलेंगे। पीआईए तो एक एंटिटी है, इस वक्त आपने इंडस्ट्री बतानी है, और पता नहीं किसने आपको कह दी कि पीआईए डिक्लाइन में है। हाँ, शायद सोशल मीडिया पे आपने ऐसा देख लिया हो। पीआईए इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मेन कैरियर है, जो सबसे ज्यादा रूट्स पे जाता है, और कई दफा किसी मुल्क में कुछ नहीं मिलता तो पीआईए की फ्लाइट हमें मिलती है। आप लोगों ने बचपन से वो फेसबुक पे नफरत इतनी देखी है ना, तो आप जरा ग्राउंड पे आएंगे तो आपको पता लगेगा। पीआईए तो इस वक्त डायरेक्ट फ्लाइट दे रहा है, बड़ी मतलब वो वाली एयरलाइन जो सबसे ज्यादा डायरेक्ट फ्लाइट देती है किसी भी मुल्क में, पीआईए है। और बाकियों के भी अपने हालात नहीं देखे, पीआईए बहुत बेहतर है जी। पेपर इंडस्ट्री, यस, पेपर, किताबें। मैं बचपन में किराए पे किताब लेके आता था, लाइब्रेरियां होती थी, 1 रुपए पे 1 दिन के लिए किताब किराए पे मिलती थी, 300 सफ़े होते थे। अब अगले दिन 1 रुपये और चढ़ जाता था किराया, तो मेरा टारगेट होता था कि मैंने किताब खत्म करनी है। अब उस शौक में मैं 3 महीने की छुट्टियों में कुछ 90-100 किताबें पढ़ जाता था। तो इमरान सीरीज में कितना पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 पढ़ लिया और खत्म हो गया, और अब अगले दिन पार्ट 2 मिलेगा तो रात नींद नहीं आनी, तो फिर मैं 2-2 किताबें ले आता था। तो कहने का मतलब है कि वो इंडस्ट्री गायब हो गई है। वो लाइब्रेरियां जो किराए पे किताब देती थी, भाई मैं 30 रुपए की किताब नहीं खरीद सकता था, लेकिन मैंने किताब को खरीद के क्या करना होता था, पढ़ना होता था। वो मुझे 1 रुपए में मिल जाता था, और 1 दिन में वो समझते थे बच्चा लेके जाएगा 3-4 दिन में देगा। मैं ज्यादा चैंपियन हुआ था किताब पढ़ के वापस। तो वो कहाँ गई इंडस्ट्री? येलो पेजेस ऑफ पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा। टाइपराइटर्स वाले कहाँ गए? वसीका नवीस जो खुश खत्ती के अंदर लिखते थे, आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन खत्म हो रहा है, कंप्यूटर से प्रिंट निकल रहे हैं। बचपन में तख्तियां लिखी हैं, पता नहीं कहाँ हैं तख्तियां। हिसाब लगा मैं बहुत पुराना हूँ। हम ना बड़े अजीब से जोन किए हैं, हमने बहुत पुराना जमाना भी देखा और बहुत नया जमाना भी देखा है। मिलीनियल्स जो है ना, ये बड़े परेशानी में गुजरे हैं। मैं मिलीनियल्स ही हूँ, पता नहीं मैं कौन सी जनरेशन, जनरेशन एक्स है या मिलीनियल है? 85 से आगे वाले। तख्ती तो हमने भी लिखी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया से हैं, या जो है ना ये नेक्स्ट लेवल है। हमारे वाले मारते नहीं थे, या शायद मतलब मैं था, मतलब मैं शायद अच्छा बच्चा होता था। लेकिन एक बात है, तख्तियां इतनी लिखी, किताबों पे इतना लिखा, राइटिंग फिर ठीक नहीं हुई। तो जो चीज खराब है ना वो खराब रहती है, कुछ नहीं कर सकते आप उसका। वापस इधर आते हैं, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री की आप एग्जांपल दे रहे थे। फैक्स बड़ी जबरदस्त बात कर दी। फैक्स की मशीन, अब बल्कि एक जगह कंपनी लॉ में बताता हूँ फैक्स नंबर, तो बच्चे पूछते हैं सर ये फैक्स क्या होता है? मेरे ख्याल में शायद आप में से भी कुछ लोग, फैक्स जो है वो बेसिकली पुराने जमाने में एक फास्ट कम्युनिकेशन का तरीका आया था, उसे कहते थे तार। पुराने जमाने में टेलीफोन होते थे, टेलीफोन से बात होती थी, और अगर एक चीज एक जगह, एक कागज दूसरी जगह भेजना होता था तो वो कोरियर से जाता था। तो फिर इन्होंने एक मशीन लेके आए, वो मशीन जो डुअल काम करती है, इनपुट आउटपुट। एक मशीन जिसमें आप जब कागज रखो तो वो कागज को स्कैन कर लेती है, फिर उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके एक तार से भेज देती थी दूसरे शहर। दूसरे शहर में भी फैक्स मशीन रखी होती थी, वो सिग्नल पकड़ता था और उसको प्रिंट निकाल देता था एक कागज पे। तो फीलिंग ये आती थी कि आपने एक कागज यहाँ से मशीन में डाला और वहां से उन्होंने कागज निकाल लिया। तो इसको वो कहते थे कि ये कागज तार के थ्रू गया। तो दैट वाज फैक्स कि आप जो यहाँ से भेज रहे हैं वही दूसरी जगह एज इट इज निकल आएगा और सेकंड्स में निकल आएगा। तो वो फैक्स बिल्कुल खत्म हो गया, टेक्नोलॉजी इतनी तेज हो गई है। न्यूज चैनल, टीवी के एंटीना पे चलने वाले न्यूज चैनल,
बिल्कुल खत्म हो गया। मेरे कमरे में जो टीवी है 5 साल से उसमें केबल की तार नहीं लगी हुई, पीछे कभी खराब हुआ था, मैंने सोचा था ठीक कराऊंगा, जरूरत ही नहीं पड़ी। यूट्यूब चलता है, नेटफ्लिक्स चलता है, जो देखना है अपनी पसंद से सर्च करके देख लेते हैं। लाइव चैनल आ जाते हैं, तंग आके बेचारों को अपने अपने चैनल लाइव देने पड़ गए कि हम तो मर जाएंगे बिल्कुल ही। इसी तरह से न्यूज़पेपर इंडस्ट्री खत्म हो गई, उनको डिजिटल न्यूज़पेपर देने पड़ गए, एप्स देनी पड़ गई। तो ऐसा नहीं है कि जो बिजनेस आज बड़ा तूफानी नजर आ रहा है ये बड़ा अच्छा चलेगा, कभी भी कोई भी बिजनेस ऐसे ठक करके गिर जाता है। तो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज की और एग्जांपल, रेल रोड एक भाई ने एग्जांपल कहा, पोस्ट सर्विस जी, कोल नहीं, कोल की एक्सट्रैक्शन अभी भी चल रही है। हाँ, ट्रेडिशनल तरीके से अब एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा, अब मॉडर्न तरीके से हो रहा है। जैसे आप एग्रीकल्चर को डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री नहीं कह सकते, हाँ हमारे रिवायती जो एग्रीकल्चर के तरीके हैं आप उसको डिक्लाइनिंग मेथड्स कह सकते हैं, बट इंडस्ट्री तो प्रॉमिसिंग है। डीजल इंडस्ट्री खत्म हो गया जब से सोलर आया। डीजल की वजह से जो बहुत ज्यादा आपको अल्टरनेट एक प्रोडक्शन मैकेनिज्म चाहिए होता था, खासतौर पे गांव में मोटर्स वगैरह चलाने के लिए या जनरेटर्स को चलाने के लिए, अब सोलर बहुत तेजी से रिप्लेस करता जा रहा है चीजों को। अब लोगों ने एक सोलर पे एक दफा पैसा खर्च कर लेते हैं, उसके बाद उनको होता है कि चलो भाई तकरीबन लाइफ टाइम का सुकून। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, ये टोटल सेल्स आर फॉलिंग एंड नंबर ऑफ कंपेटिटर इन मार्केट इज आल्सो फॉलिंग। एक एग्जांपल लैंडलाइन, तो क्या डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री अगर पेपर में खुदा ना खाता वो पूछ लें तो बता सकेंगे? 2-3 एग्जांपल्स भी दे देंगे, छा गए। ग्लोबल इंडस्ट्रीज जो ग्लोबल स्केल पे काम करती हैं, जैसे कि लैपटॉप्स, मोबाइल्स, प्रोसेसर्स, ये इस तरह की चीजें ये ग्लोबल लेवल पे हैं, जो मतलब किसी एक आध मुल्क की इंडस्ट्री नहीं है, ये पूरी दुनिया में एक जैसी है और समटाइम एक जगह मैन्युफैक्चर हो रही होती है और पूरी दुनिया में जा रहा होता है माल। तो एग्जांपल्स आर माइक्रो प्रोसेसर और प्रोफेशनल फुटबॉल इंडस्ट्री। पाकिस्तान सरप्राइजिंगली दुनिया में यूज होने वाली फुटबॉल का एक मेजर हिस्सा बेचता है दुनिया में। चालकोट भाई जिंदाबाद। फीफा के अंदर कई दफा 90% ऑफ द टाइम जो इक्विपमेंट यूज हो रहे होते हैं पाकिस्तान ने बना के दिया होता है। 50% ऑफ द टाइम पाकिस्तान के नाम से और 50% ऑफ द टाइम दुबई में बैठी किसी कंपनी के नाम से। दुबई में बहुत सारी ऐसी बबल कंपनीज हैं जिनका सिर्फ काम ये है कि लोग पाकिस्तानियों से नहीं खरीदते तो वो दुबई से खरीदेंगे, तो दुबई से वो पाकिस्तानी कंपनी का माल उन्हें बेचते हैं। क्योंकि हम बदनाम है लेकिन टैलेंटेड तो हैं। अब तो दुनिया हिफाजत के लिए भी हमें बुलाती है। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज जी, ये कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो अचानक से आई हैं और अब तेजी से बढ़ रही हैं? किताब ने अपने जमाने की एग्जांपल दी, उन्होंने कहा जी स्पेस ट्रैवल और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री अफ्रीका में जरा कम था तो वहां पे, तो ये मुल्क टू मुल्क वेरी कर सकती है। जो हमारे यहाँ इमर्जिंग हो सकता है किसी मुल्क में मैच्योर इंडस्ट्री हो। फैशन डिजाइन कुछ मुल्कों में इमर्जिंग इंडस्ट्री हो सकती है। एआई की जैसे हमने एग्जांपल ली थी, ये एक अच्छी इमर्जिंग इंडस्ट्री है इस वक्त। गूगल मैप दुनिया में कई जगह मैच्योर हो चुके हैं, पाकिस्तान ने बड़ा लेट अडॉप्ट किए। ग्रीन एनर्जी, यस, अब पाकिस्तान में हम इसको इमर्जिंग कह सकते हैं। ग्रीन एनर्जी वाला ये जो सोलर वगैरह है, ये आज से 5-6 साल पहले बहुत ही स्लो था। ये बीच में दोबारा से इसको वो किए, इंसेंटिव्स दिए, इसका टैक्स खत्म किया, इसके अंदर बीच में मिडल मैन गायब किए, गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स ड्यूटी खत्म की, तो अचानक से लोग एनकरेज हुए, लोग दोबारा से आ गए इस पे। यंगो इनड्राइव वगैरह, अब ये तो इमर्जिंग से थोड़ा सा आगे जा चुके हैं। पाकिस्तान में क्रीम ने ये काम पहली दफा वो किया था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उबर आई, फिर बाकी सारे, फिर उबर ने क्रीम को पकड़ लिया, तो वो समहाउ मतलब ये भी एक इमर्जिंग से थोड़ा आगे जा चुकी है। ईवी कार्स, इलेक्ट्रिक जो कार्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये इमर्जिंग इंडस्ट्री है। और अब अगेन क्रीम एक ब्रांड है, ये ध्यान में रखना है। एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में सेक्टर में मार्केट में कंपनी। तो क्रीम के बंद होने का मतलब ये नहीं कि वो इंडस्ट्री खत्म हो गई। इंडस्ट्री ये हो कि अगर लोग किराए पे गाड़ियां लेना छोड़ दें, वो नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसका यूज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जा रहा है। लोग लेयर पसंद ज्यादा होते जा रहे हैं। यानी कि मैंने अपनी आप वाली एज में शायद ही कभी कोई टैक्सी यूज की हो किराए के लिए, लेकिन आप लोगों ने शायद अब तक कर ली होगी। बाइकिया तो वो तो मतलब अपनी बाइक से सस्ता तो बाइकिया पड़ जाता है। yes, तो वो अब ये टेक्नोलॉजी से गेम बड़ी बेहतर हो जाती है। और कोई इमर्जिंग Booking.com,
पाकिस्तान में Booking.com अब इसने काम कर बड़ा तेजी से करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में ये सस्ता टिकट.pk इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं जो अभी इमर्जिंग फेज में, और अभी पहले वो टिकट देते थे, अब वो होटलिंग का भी बीच में किया है। तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा एक वेबसाइट पे जाके अपनी सारी बुकिंग वगैरह कर ले। Booking.com बहुत पहले से काम कर रहा है, मैं तकरीबन 2015-16 से इसे डील कर रहा हूँ जी। कार्गो एयरलिफ्ट शुरू किया था एक जमाने में, वो उनका यही था कि वो कार्गो और इसके लिए आई थी, लेकिन जब वो इधर आए तो उन्हें समझ आया कि नहीं यहाँ तो दूसरी मार्केट ज्यादा है। उन्होंने जनाब वो फ्री होम डिलीवरी, सस्ती डिलीवरी, दराज, वो वाले सारे काम करने शुरू कर दिए और 2 साल में बंद भी हो गई। बड़ा यूनिक मुल्क है, समझ नहीं आता, एकदम से लोग आते हैं और एकदम से बहुत कमाते हैं और पता लगता है अगले साल फारिग भी हुए होते हैं। अनसर्टेनिटी पीक पे है। आखिरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, टूटी हुई। फ्रेगमेंट्स कहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों को। कुछ इंडस्ट्री हैं जिनको इंडस्ट्री कह पाते ही नहीं, वो इतने छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब हर मोहल्ले में एक चिकन बेचने वाला है। अब देखा जाए तो पूरे लाहौर में या पूरे एक शहर में दर्जनों, सैकड़ों, हजारों लोग होंगे जो चिकन बेच रहे होंगे, लेकिन वो इतने छोटे छोटे सेगमेंट्स में है कि आप उसको पूरी इंडस्ट्री कह नहीं पाते। फिर भी है तो वो इंडस्ट्री, तो ऐसी इंडस्ट्री को हम कह देते हैं फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। तो नाई, मोची, कॉर्नर के किराना स्टोर, सिगरेट पान वाली दुकान, जो इस तरह के जितने भी होते हैं, ये इजी लोड और जो इस तरह के सेटअप हैं, तो ये फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में वो हुआ है। बिजनेस इज स्मॉल एंड ईच सेल टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल मार्केट। एग्जांपल्स हैं ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज, हेयर ड्रेसिंग, शू रिपेयर, अगेन की एग्जांपल्स हैं। हमें इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी एग्जांपल किस तरह से। क्या ये बात समझ आई? जब मैंने कहा ये आखिरी इंडस्ट्री, तो लोग एक्साइटेड हो गए कि शायद मैंने कहा कि आखिरी कॉन्सेप्ट था, इंडस्ट्री आखिरी थी। चलें, जाते जाते एक कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ, आप उस पर सोच के आइएगा। ये इंडस्ट्रियां ना आहिस्ता आहिस्ता सियानी हो गई और इन्होंने एक दूसरे के साथ मर्ज करना शुरू कर दिया। मोबाइल फोन कॉल के लिए इस्तेमाल होता था, कैमरा तस्वीरें खींचने के लिए इस्तेमाल होता था, वीडियोस बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। फोन वालों को समझ आया कि अगर हम कैमरा दे देंगे तो गेम बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। कभी कभी बिजनेस ये सोचता है कि हम ये दो इंडस्ट्रियां जोड़ दें तो कमाल हो जाएगा। कभी कभी कंज्यूमर की तरफ से फरमाइश आती है, कंज्यूमर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन बैठ के। अब एक पेपर वाली इंडस्ट्री थी, एक इंटरनेट वाली इंडस्ट्री थी। बच्चे फिजिकल क्लास लेना चाहते हैं ऑनलाइन पोर्टल के साथ, ताकि जिस दिन उनका मूड हो छुट्टी करने का, जब ये बच्चा पहले दिन आके कहता ना, एक बच्चा कहता सर मैं बड़ा मेहनती बच्चा हूँ, मैं बड़ा डिजर्विंग बच्चा हूँ, बस मुझे आप कुछ डिस्काउंट दे दें, अकोमोडेट करते हैं। हम कहते हैं ठीक है, तुम अगर वाकई सीरियस हो, हम अपनी सबसे महंगी प्रोडक्ट फिजिकल में तुम्हें बिठा देते हैं, डेली आओ क्लास लो। सर वो नहीं, कभी कभार छुट्टी हो जाती है, कभी जो है ना, वो जो पहले दिन ये सोच के बैठा है ना कि कभी कभार छुट्टी हो जाती है, उसने तीसरे दिन से छुट्टियां शुरू कर देनी है। तो वो कहता सर मैं डिजर्विंग भी हूँ और ढीठ भी हूँ। भाई कम से कम जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है हम सबकी मदद कर देंगे, लेकिन वो वालिदैन के बारे में तो अच्छा सोचे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो सपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन अगर वो सीरियस होगा, वो कहते हैं मैं अपने सीरियस होने की गारंटी नहीं देता, लेकिन मेरे वालिद के पैसे मत लगवाएं। तो भाई तुम 6 महीने जो उनका खर्चा लगवा रहे हो, हॉस्टल में रुक रहे हो, वो नहीं नजर आ रहा, लेकिन कॉलेज के 3000 एक्स्ट्रा जो है ना, वो मेरे वालिद के ऊपर घर गुजरेंगे जो कॉलेज जाने में ज्यादती करते हैं। आपके वालिदैन से सबसे सिंसियर आप खुद हो सकते हैं। जब आप सिंसियर नहीं है ना, तो कॉलेज आपको 3000 का डिस्काउंट दे देगा, लेकिन वो आप 5 दफा कॉलेज से पढ़ोगे और घर वालों को लाहौर रहने का लाख रुपया सेशन का जरूर पड़ जाएगा। अगर ऑनलाइन पढ़ सकते हो तो वो बहुत अच्छा है, और अगर लाहौर रुके हुए हो तो फिर सारी फिजिकल पढ़नी चाहिए, फिर ये ऑनलाइन को मिक्स नहीं करना चाहिए। आइडियली एक मोड होना चाहिए। हम पहले साथ साथ वो करते थे, फिर अब हमने उसको अलग कर दिया, हमने उसमें एक अलग से चार्जेस वो कर दिए। हमने फिजिकल ये और फिजिकल और वो इकट्ठी लेनी है तो अलग से। पहले हम उस वाली फीस में होते थे और खुद ही से इकट्ठे देते थे। हमने उसको इसलिए कम किया कि नहीं, लोग फिजिकल जो लेना चाहें फिजिकल ले, और वहां जाते हुए तकलीफ हो कि एक्स्ट्रा पैसे देने हैं तो ना जाए। जो फिजिकल है वो अगर पहले दिन से आखिरी दिन फिजिकल लेता रहे उसे भी सुकून है। जो ऑनलाइन है वो पहले दिन से आखिरी दिन ऑनलाइन पढ़ता रहे। तो अपने वालिदैन से आप लोगों ने सिंसियर होना है। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा कोई उनका अच्छा ख्याल ख्वाह नहीं है। हमारी कोशिश के बावजूद भी आप भरपूर तरीके से उसे तबाह कर सकते हैं उस कोशिश को। तो ऐसा नहीं करना। सवाल मेरा वो था
कि इंडस्ट्रियां कंबाइन हो जाती हैं। बैंकिंग वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा जिस बंदे का इतना डिपॉजिट पड़ा हुआ होगा ना उसकी इंश्योरेंस भी हो जाएगी। तो इजी पैसा वालों ने कहना शुरू कर दिया कि जितने पैसे आपके रखे हुए हो तो आपको पर डे इतना इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियां कई दफा कन्वर्ज हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन दुनिया से जुड़ गई, एक मिल्क इंडस्ट्री बन गई। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आपने सोच के आनी है जिसमें एक से ज्यादा इंडस्ट्रियां आपस में मर्ज हो गई। जैसे सिनेमा इंडस्ट्री मर्ज हो गई स्ट्रीमिंग पे जो मुख्तलिफ एप्स हैं उसके साथ, और अब कई मूवीज नेटफ्लिक्स पे साइमल्टेनियसली आ जाती हैं जब वो सिनेमा पे लगी होती हैं और वो उसके साथ आपस में कनेक्ट कर जाते हैं। सर यूफोन और पीटीसीएल मर्ज हो गए। अब अगेन ये दो कंपनियां हैं, लेकिन ये है कि एक लैंडलाइन, एक सिम बेस्ड, और वो फिर उसके बाद आपस में मर्ज हो जाते हैं तो दोनों तरह की सर्विसेज मिल जाती हैं। ऑल्दो वो पहले भी उसी का ही हिस्सा था, यानी कि उन्हीं का ही एक वो प्रोडक्ट था। तो अब आपने हर बंदे ने कम से कम 5 ऐसे बिजनेस सोच के आने हैं जहां कम से कम 2 इंडस्ट्रियां आपस में मर्ज हुई। जैसे मैंने एक एग्जांपल मोबाइल की दी कि एक इंडस्ट्री थी टेलीकम्युनिकेशन राब्ते वाली, और एक इंडस्ट्री थी फैशन वाली, कैमरा और ब्यूटिफिकेशन प्रोडक्ट्स, वो दोनों जुड़ के एक मोबाइल में आ गए। तो इस तरह की आपने हर बंदे ने 5-5 एग्जांपल सोच के आनी है। मुझे पता आपने फिर भी चैट जीपीटी से पूछ लेना है, वो पूछना भी स्किल है, कम से कम पूछेंगे तो सही ना, कम से कम थोड़ा सा शौक तो लेंगे। तो बस बताने की जरूरत तो नहीं कि किताब में हमने कहाँ तक पढ़ा। ठीक है, पहले पेज का शायद नीचे वाला पोर्शन हमने छोड़ दिया होगा, ठीक है, वो आपके जिम्मे डाला है, लेकिन मैं अभी उसको इंग्लिश पे दिखा जरूर दूंगा। जी कल मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पर, परेशान नहीं होना, लेकिन सोचने का तो मौका दूं ना, आप घर जाके सोचे तो सही। तो कल मिलते हैं और कल इससे